बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जहां भी रखे आप खुश और खुरम रहें। टाइम निकालते हैं आप पॉडकास्ट, इंटरव्यू और कोई भी स्टोरी जो अपलोड होती है व्लॉग देखने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे सामने एक ऐसी लड़की बैठी हुई है जो ज़ीरो टू हीरो बनी है, जो कि लाइफ में बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर उसने कैसे अपनी तालीम हासिल की। खाने को रोटी नहीं थी, यानी कि उसके पास पैदल चलती थी, किराया नहीं था। आज उसके पास कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले, कितना कुछ उसके पास है, एसेट्स कितने हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। और आपको आज बड़ी मोटिवेशन मिलने वाली है, तो रुक जाइएगा इस वीडियो के ऊपर। आपकी ज़िंदगी के 20 मिनट आज आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की कहानी जब मैंने देखी और सुनी तो यकीन मानिए कि मैं सारी रात सो नहीं सकी। बचपन से अब तक आपने जो स्ट्रगल की, जो आपका फेस था ये इतना स्ट्रगलिंग वाला, हम जानना चाहेंगे बचपन में ये उज़्मा कैसी थी, जवानी में कैसी थी, और अब आप बुढ़ापे में कदम रख चुकी हैं, तो अब आप कैसी हैं? जी, बूढ़ी तो मैं नहीं हुई, लेकिन आपने मुझे बूढ़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं। बचपन में उज़्मा बड़ी शरारती थी और सेंसिटिव बहुत थी, यानी कि दिल जो था वो बड़ा नरम था। तो 9 साल की उम्र में ही जो है वो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। यानी कि मैं 9 साल की थी और मेरी छोटी बहन जो है 9-10 के दरमियान थी और वो 6 माह की थी। तो मेरी अम्मी को गले में कुछ मसला हो गया था, तो वो उनको पहली बार छोड़ के हॉस्पिटल में गई थी। और एक छोटा बच्चा जो मदर फीड पे हो, उसको मैंने कैसे सँभाला अब्बू के साथ अच्छा। मिलके। तो बड़ी मुश्किल से उसको मैंने ना सँभाला, जो फीडर उसको बना के देना। यानी कि मैं खुद 9-10 साल के दरमियान थी और वो छोटी बहन जो है वो मेरे साथ थी, तो उसको मैं सँभाल रही थी। और आप यकीन मानिए कि मैं बड़ा उस टाइम परेशान थी कि मैं कैसे करूँ? लेकिन मैंने फिर वो जब उसको फीडर बना के दिया, वो पूरी-पूरी रात सोती नहीं थी। अम्मी 1 हफ्ता घर पे नहीं आए थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि गाँव से जब आप लाहौर आईं, तो वो आपका कैसा पीरियड था? यानी कि आपको गाँव क्यों छोड़ना पड़ा? ऐसी कौन-सी आपकी मजबूरी थी कि आप गाँव छोड़ के लाहौर आए? फिर लाहौर में क्या-क्या फेस किया? गाँव में आपको पता है कि फैमिली क्राइसिस होते हैं, कुछ ज़मीनों के झगड़े, अच्छा। घरों के। तो मेरे जो ताया-अब्बू थे, उनके साथ बनती नहीं थी अब्बू की ज़्यादातर, और इस तरह से लड़ाइयाँ हो रही थी और डेली कोई ना कोई लड़ाई हो जाती थी। मेरे भाई छोटे थे और वो ताया-अब्बू के लोग जो है वो बेटे थे, वो बड़े थे, तो इसलिए फिर हमने कि लड़ाई मज़ीद ना बढ़े, तो फिर हमने अपना गाँव जो है वो छोड़ दिया और हमने लाहौर में कदम रखा 1998 में। तो अच्छा। वो भी बड़ा मुश्किल था, ज़ाहिर अपना भाई गाँव छोड़ना, अपना भाई घर छोड़ना ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है। ख़ैर हम आ गए वहाँ पे, और बहन भाई मेरे से 3 छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो हम एक ट्रक के अंदर आए और पहले दिन लाहौर के अंदर आके ओके। स्कूल आप बचपन में नहीं जाती थीं? यानी कि आपने सारी अपनी जो स्टडी जो की वो कैसे की? कैसे ख़्याल आया? बचपन में थोड़ा बहुत कभी गए होंगे, इतना नहीं है याद। और उसके बाद जब फिर लाहौर अच्छा। आ गए, तो यहाँ पे आके आपको पता है कि जिस दिन आए थे हम, उसके 2-3 दिन बाद ही कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें एक फैक्ट्री के अंदर लगवा दिया अब्बू के साथ। जी। गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, वहाँ मैं अब्बू के साथ जाती थी। तो उस टाइम वैन का किराया 2 रुपए होता था। तो हम, मेरे और अब्बू के जाने और आने में 8 रुपए डेली खर्च होते थे, 4 रुपए ठीक जाने है। के और 4 आने के। तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम पैदल जाया करेंगे। तो हम छोटी फाटकी है जी। कोटलापा स्टेशन के पास, वहाँ से पैदल हम कोटलापा जो जेल है उससे आगे हम दर चौक का जो रोड है वहाँ तक पैदल जाते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी जो है वो 2005 में हुई, और वो एक बुरा ख्वाब ठीक था है। मेरे लिए। यानी कि मैंने बड़े ख्वाब सजाए थे अच्छा। कि शादी हो गई। मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन शादी हो गई, तो वो मेरे लिए एक बुरा ख्वाब साबित हुई। जिस ठीक शख्स है। के साथ मेरी शादी हुई वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, और शादी के जी। ठीक 2 साल और 3 माह बाद वो मुझे छोड़ के चला गया। अल्लाह ने उनमें से मुझे एक बेटा तो दिया। आप घर में तो सबसे बड़ी थीं और सबसे पहले आपकी ही शादी हुई? जी, मैं घर में सबसे बड़ी थी और सबसे पहले मेरी शादी हुई।
और मेरी शादी एक बुरा ख्वाब साबित हुई। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन भी बड़ी टेंशन हुई, यानी कि रुखसती के टाइम क्या हुआ था? रुखसती के टाइम ये हुआ कि मेरे अब्बू जो थे वो मुझे गले अच्छा। लेते हुए बेहोश हो गए, गिर गए थे। तो मुझे भी यानी अच्छा, अब्बू गिर ऐसे गए थे। घबराहट हो गई कि पता नहीं क्या हुआ है। तो अब्बू मेरे अच्छा। गिर गए और फिर उसके बाद मेरी रुखसती हो गई। शादी हो गई, एक नया जी। सफर स्टार्ट हो गया आपकी जिंदगी का, नया जीवन साथी आपको मिला, जिंदगी आपकी खुशियों भरी हुई होगी। यानी कि फिर उनके साथ कहाँ कहाँ आप गई, क्या क्या बातें हुई, क्या करते थे आपके हस्बैंड, और बच्चे आपके हुए, कितने बच्चे थे? उनके साथ तो मैं कभी भी कहीं नहीं गई, वो मुझे कहीं भी नहीं लेके गए, कहीं भी उन्होंने मुझे कोई घुमाया फिराया नहीं। बस मैं घर के अंदर ही बंद थी, एक घर के अंदर वो मुझे ले गए थे और वहाँ पे वो अकेले ही थे। उनकी अम्मी और जो बाकी ओहो। लोग हैं वो सारे कराची होते थे, तो वो सुबह ताला लगा के मुझे बंद करके तो- चले जाते थे, शाम को आ जाते थे। अल्लाह ने मुझे उनमें से एक बेटा दिया था। तो उस्मा, आप उनके बारे में जानती नहीं थी पहले? किसी ने बताया नहीं था? जी, किसी ने रिश्ता करवा दिया था और मैं उनके बारे में अच्छा। इतना नहीं जानती थी। 1 साल मेरी उनके साथ एंगेजमेंट रही थी और साल बाद मेरी उनसे शादी हुई थी और उसके बाद वो छोड़ के चले ठीक गए। है। वो बड़ा मुश्किल पीरियड था। बेटा जो है अल्लाह ने मुझे दिया प्यारा सा एक उनमें से, और बेटा 1 साल और 3 माह का था जब वो चला गया। बेटे की बर्थडे उन्होंने खुद की थी, बड़ा सारा केक लेके आए थे। कुछ हमने मोहल्ले से लोगों को इस तरह बुला बुला के। नहीं, ये आपकी अम्मी अबू का जो घर था, ये बेटे के पैदा होने से पहले सेल हुआ जी, या मेरे बाद बेटे में? के पैदा होने से पहले उसने सेल कर दिया था और उसके बाद बेटा मेरा यानी कि 6 माह बाद पैदा हुआ था जब अच्छा। उसने घर सेल किया। तो वो मतलब वो करते क्या थे? ये साइन बोर्ड का जो काम नहीं होता, एडवर्टीजमेंट, इसका काम करते थे। उन्होंने यही बताया हुआ था, वो यही काम करते थे। मुझे तो लगता है कि वो फ्रॉड ही करते थे सारे लोगों के साथ, जो उन्होंने हमारे साथ भी किया। तो बस इस तरह ही मेरी बस वो शादी एक बुरा ख्वाब, डरावना ख्वाब साबित हुई। और फिर वापस नहीं कभी आए? कभी वापस नहीं आए, आपका राब्ता नहीं हुआ? राब्ता भी नहीं हुआ। पिछले दिनों कुछ राब्ता हुआ था, यानी कि मेरे थ्रू नहीं हुआ, किसी ने बताया था कि वो इस तरह है, जिंदा है और एक कितने जगह पे साल रह हो रही गए है। हैं? उनको गए हुए 17 साल गुजर गए जिंदगी के। अच्छा। जी, मेरी शादी को 19 साल होने वाले हैं और मेरा बेटा 18 17 साल का अरसा गुजर गया? 17 साल का अरसा गुजर गया उनको आपका मुझे बेटा? छोड़ के गए। जी, बेटा मेरा माशाल्लाह 18 साल का होने वाला है, माशाल्लाह। वही बच्चा जो छोटा सा था, जो मेरी गोद में वो छोड़ के चले गए थे, वो अब 18 साल का होने वाला है। उस्मा, आप सब्र करें, आप बड़ी स्ट्रांग हैं, वाकई आप बड़ी स्ट्रांग हैं, और आप जो है ना वो इस तरह से हिम्मत नहीं आ रहे। देखिए, आपकी स्टोरी से तो लोगों को इतनी मोटिवेशन मिली है। असल में अपना दर्द बताना जो है वो इतना आसान नहीं होता मैडम, कि आप अपना दर्द जो है वो बताएं। तो बस फिर जब वो चले गए, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिस करके 2008 में? अच्छा। जी, 2008 अच्छा, में वो 2009 में आपने मैट्रिक जी, किया? वो 2008 में मुझे ओके। छोड़ के चले गए वो थे। बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2009 में मैंने मैट्रिक किया था और वो ठीक वाकई है। बड़ा इंटरेस्टेड था। तो इंटर हो गया? इंटर किया, बीकॉम किया। अच्छा, जी बीकॉम कर लिया आपने फिर? जी, मैंने बीकॉम किया, बीकॉम पार्ट 2 में थी। अरे वाह भाई, बीकॉम भी कर लिया और बीकॉम के बाद एमबीए में एडमिशन भी ले लिया। जी, अच्छा। वो ना आपकी तो बैकग्राउंड भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर आपने ये ऐसा कैसे कर लिया? यानी कि आप कैसे कैसे पढ़ गई? मैट्रिक किया आपने, इंटर किया, जॉब की, बड़ी मुश्किल से मैडम बीकॉम किया। मैडम देखें, मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह ताला की अता होती है, अल्लाह ताला की रहमत थी। और बीकॉम पार्ट 2 अच्छा। में मेरी दोबारा शादी हुई, दोबारा निकाह हुआ, तो उसमें से अल्लाह ने मुझे एक ओके। बेटी दी। जी, मुन्ने की एक बहन भी आ गई। तो मुन्ना जो था बेटा कितनी देर का था? वो 7 साल का था। बेटा 7 साल का था जब मेरी दोबारा यानी कि निकाह किया गया। उसमें से अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी। अच्छा। वो माशाल्लाह से अब 10 साल की है। तो फिर 6 माह की थी जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और एडमिशन मैंने एमबीए में लिया। तो एमबीए की फर्स्ट क्लास सबसे थी? पहले जो मेरी जॉब थी, जब वो गए हैं छोड़ के, ठीक है। तो मैं स्वीपर थी, एमबीए की फर्स्ट क्लास, और बड़ा वहाँ पे माहौल था। ओके, ये कैसे थे ये वाले हस्बैंड? ये अच्छे थे, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने इनसे कहा कि मैंने पढ़ना है,
मैंने बड़ी अच्छा। मुश्किल से ये सारी अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ें। इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप पढ़ें। इन्होंने मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी, शुक्रिया इनका। तो अगर ये ना सपोर्ट करते तो मे बी आज मैं MBA MPhil ना कर पाती। तो बड़ी मुश्किल था मेरे लिए, यानी कि खाने को नहीं होता था हमारे पास। मेरे पास यानी कि सब्जी तक के पैसे नहीं होते थे, 10 रुपए नहीं होते थे कि मैं वैन का किराया जो है वो बड़ी मुश्किल से लगा के चले जाऊँ। इसलिए मुझे कई घंटे पैदल भी चलना पड़ता था। तकरीबन मेरे 1.5 से पौने 2 घंटे जो हैं वो सफ़र में ही गुजरते थे। मैं सफ़र में ही गुजारती थी, यानी कि सुबह 6 बजे, मैं 6:15 बजे घर से निकलती और जाती यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में गई, मेरी फर्स्ट क्लास थी और इनको पैरालाइज हेमरेज हो गया और ये कोमे में चले गए थे। मेडिकल स्टोर पे जॉब करती थी आप? जी, मैं उसी मेडिकल स्टोर पे स्वीपर थी, स्वीपर की अच्छा। जॉब करती थी। बाद में मैं उसी तो की बड़ा ऑनर बन मुश्किल गई। वक्त था आपके लिए। फिर बहुत मैडम वालिद, बड़ा मुश्किल वालदा, होता है। बहन भाई, ससुराल? मेरे बहन भाई छोटे थे और मेरी वालदा भी थी, मेरे वालिद भी थे और ससुराल सब कुछ था। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो उसका सामना आपने खुद अकेले करना होता है। यानी कि कोई भी, आप कहेंगे कोई रिश्ता भी आपका साथ देगा। तो मुसीबत के वक्त और परेशानी के वक्त आपको अच्छा। पता चलता है कि कौन सा रिश्ता आपके नज़दीक है और कौन अपना है कौन पराया है। इतनी तो हिम्मत मुझे ये आपके मुसीबतों अंदर में ही कहाँ पता से चला। आई? यानी कि अगर सोचा जाए तो मर्द सुना है बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप एक खातून होके और ये सब कुछ फेस कर रही थी और आपके अंदर इतनी हिम्मत। देखें, मर्द जो है ना वो स्ट्रांग हैं, लेकिन औरतों में हिम्मत इतनी है, अगर वो एक मर्द को पैदा कर सकती है तो सोचे उसके अंदर कितनी हिम्मत होगी। तो हिम्मत इंसान को करनी पड़ती है, अल्लाह पे भरोसा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप इतने वो बीमार हो गए हैं और आप तो पहले इतना दुखी थी, इतनी मुसीबतें देखी लाइफ में, इतना कुछ फेस किया, तो आप इनको छोड़ के चली जाएं, अपनी ज़िंदगी को गुजारें? नहीं, देखें, उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा अच्छा। साथ दिया, मेरा हाथ थामा और मेरे That's से good. निकाह किया बच्चे समेत। मैं मैरिड थी, वो मैरिड थे, अनमैरिड थे। अच्छा। तो मेरे साथ एक बच्चा भी था, उन्होंने मेरे से निकाह किया। तो ओके। मैं, ये कैसे हो सकता है कि वो बीमार हो गए तो मैं उनको छोड़ के चले जाऊँ। सुबह 4 बजे? जी, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, अच्छा। बच्चों के सारे नाश्ता वगैरह बना के। लेकिन उस्मा देखें, सर्दी में तो इतना अंधेरा होता है, तो आप कैसे सुबह 6:15 बजे घर बस से निकल 6:15 जाती थी? बजे, जबकि उस टाइम तो नमाज जी, हो रही होती है जी, फजर की। 6:15 बजे जमात होती है और मैं 6:15 बजे घर से निकलती थी, एक चिंग के ऊपर बैठती अच्छा। थी ठोकर तक, ठोकर से आगे फिर दूसरा चिंग पकड़ के शादेवाल चौक, शादेवाल। आपकी स्टोरी सुन के ना मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। यकीन मानिए, मैं इस टाइम मैं फुल इमोशनल हो रही हूँ। इन्होंने कर दिया, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया मैं कि नहीं, आप लोग जी। स्ट्रांग रहें। मैं शादेवाल कुछ। चौक से फिर आगे आधे घंटे का पैदल होता अच्छा। था रास्ता, तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंचती थी। फिर? वहां से मैं शाम को वापस आती थी, बेटी को फीड करा के अच्छा। बेटे को पकड़ाती थी। घर आके बच्ची को फीड करा के फिर वापस जी, वापस मेडिकल स्टोर पे जाती थी रात 1 से 1:30 बजे तक। फिर मैं कितने वहीं बजे होती थी। आती थी? बच्चे कौन बच्चे मेरा देखता था? बेटा था और साथ एक ना फैमिली रखी हुई थी, वो बच्ची को देखते थे। तो मैं मेडिकल स्टोर पे फिर जाती थी। ठीक है। रात को 1-1:30 बजे मैं वापस आती थी। ये कोमे में थे, रात वो हॉस्पिटल थे और जब मैं आती थी तो फिर सोए होते थे। बेटे के पाँव किधर, कभी उस किसी के ऊपर चादर होती थी, कभी नहीं। बेटा कुछ पता नहीं होता था कहाँ। और मैं आती थी और मैं हिम्मत करती थी, अपने आप को रोज स्ट्रॉन्ग करती थी। बस मैंने MBA फिर जो है वो कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हुर्रे! देखें, इतना कुछ यहाँ पे हुर्रे कहने को दिल कर रहा है। अच्छा, फिर? MBA कंप्लीट हुआ, मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई और मैं जॉब करने जाती थी। आफ्टर 2 मंथ मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी ना टांग टूट गई। तो फिर मेरे बेटे ने, बड़ा मैंने मुश्किल से उनको संभाला, दोबारा मेडिकल स्टोर को, और मुझे ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया। तो मैं गिर गई, एक दिन बेड से उठी तो मैं गिर गई, मेरे हाथ से पानी वाला ग्लास भी गिर गया। अच्छा उस्मा, मुझे ये बताइए फिर जी। यूट्यूब चैनल कैसे बनाया? जी, तो मेरे बेटे ने मुझे यूट्यूब चैनल बना के दिया, कहा मम्मा यहाँ से इनकम आती है। मैंने फिर कहा ठीक है। वो ऐसे मोबाइल पकड़ता था, मैं वीडियो बनाती थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था, तो वो सारी एडिटिंग वगैरह खुद ही करके वो लगा देता था। अच्छा। उसके बाद पहली इनकम हमें आ गई और उसने कहा मम्मा इसका क्या करना है। फिर हमने सिलाई मशीनें ली अच्छा। और लेके अपने घर का कमरा डोनेट किया
उसके अंदर Okay. सिलाई मशीनें बेटा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका फिर तो। जी, तो वो मशीनों से फिर लड़कियां सीखने आती थी, तो इस तरह से करते करते फिर हमने एक रेंट पे घर लिया, वहाँ पे मशीनें लगाई, और माशाल्लाह से आज मेरे पास जो है वो सिलाई स्कूल्स हैं। अच्छा, लोग कहते हैं आपके पास बड़ा पैसा है, आपने बड़े एसेट्स बनाए हुए हैं, आपके पास बड़े घर हैं, गाड़ियाँ, बंगले हैं। तो बाय द वे कितने घर और कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? सच बताइएगा, लोग देख रहे हैं। मेरे पास एक मरले का, अच्छा। 2 मरले का एक घर है, जो एक मरला मेरे नाम है और एक मरला जो है वो ओके। मुन्ने के पापा के नाम है। और मेरे पास यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक मरला है। और मेरी स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल से जो भी इनकम आती है, सैलरी वगैरह मैं दे के अपनी टीम को, तो बाकी मैं डोनेट ही करती हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं। जिस घर में सिलाई मशीनें हैं, सिलाई स्कूल है, ये भी रेंट पे है। और अब यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे नाम से एक स्ट्रॉन्ग फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल? ये प्लॉट मुझे डॉक्टर अतिया साहबा ने इंग्लैंड से गिफ्ट किया है, उसके ऊपर हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। इसीलिए मैं ना आपके पास जो है वो ये पॉडकास्ट जो है वो करवाने आई हूँ। उज़्मा, कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा सबको पैगाम यही है कि आप अपने वालिदैन की जो है वो खिदमत करें और अपने वालिदैन की दुआएं लें, यानी कि अपनी वालदा की इबादत की दुआएं लें। जितना हो सकता है, अगर वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करें, क्योंकि उनके जाने के बाद जो है वो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहता। तो मेरे अब्बू की रिसेंटली डेथ हुई है, तकरीबन 9 माह हो गए मेरे अब्बू को इस दुनिया से गए हुए। अब्बू से मेरा बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी अब्बू से, अम्मी से भी है, बहन भाइयों से सबसे है मेरी मोहब्बत। लेकिन चूंकि वो मेरे दुख सुख के साथी थे, उनके साथ बड़ी अटैचमेंट थी। और जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मेरी रुखसती हुई थी, उस दिन मेरे अब्बू जो है वो बेहोश होके गिर गए थे, ऐसे जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जुदा हो गया हो, और अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो मेरे अब्बू, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी 2.5 साल उन्होंने मेरे साथ गुजारे। वैसे तो बेटियां शादी हो गए अपने घर चली जाती हैं, घर की हो जाती हैं। अब्बू ने 2.5 साल ज़िंदगी के मेरे साथ गुजारे थे, और मैं उनकी खिदमत उतनी तो नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे से हुआ मैंने किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीमार हूँ। तो जब भी मैंने उनसे कहा अब्बू जी मुझे दर्द होती है, तो उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो जब वो बीमार हुए, वो ज़िंदगी का दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल था, जिस दिन मेरे अब्बू की टांग जो है वो रिमूव की गई। तो मैंने उस टांग को पकड़ा, उनको पता भी नहीं था कि उनकी टांग जो है वो जिस्म से अलग हो जाएगी, लेकिन वो इतने सेंसिटिव थे कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। हर किसी के लिए उन्होंने ज़िंदगी में दुआ की, हर किसी के बारे में अच्छा सोचा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। और वो ज़िंदगी का दिन बड़ा मुश्किल था, 3 जनवरी ये 2024, जिस दिन मेरे अब्बू इस दुनिया से गए हैं। तो बहुत सर्दी थी, मैं इधर वापस आई थी, और आखिरी बार भी मेरे अब्बू ने मुझे ही पुकारा। और जब 2 रूहें अल्लाह ताला ने जो जुदा करनी होती है, जो आपस में प्यार जिनका बहुत होता है, तो अल्लाह ताला उनको पहले से जुदा कर देता है। मैं आखिरी वक्त अपने अब्बू के पास नहीं थी, मेरा भाई गया, उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो अब्बू ने अपनी टांग ऐसे ऊपर की और कहा, आए मेरी अम्मी। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। और उसके बाद जब मैं गई हॉस्पिटल, सर्दी बहुत थी, मेरे कैमरामैन नवीद भाई मुझे साथ लेके गए, बाइक पे हम गए थे, बहुत शदीद सर्दी थी। मैं हॉस्पिटल पहुंची और जाके मैंने अपने अब्बू को देखा, तो एक रिमोट वाला कमरा था, उसके अंदर मौत के फरिश्ते ही होते हैं, वो मौत का ही कमरा था जहाँ मेरे अब्बू एडमिट थे। वो दिन सुबह था जब मैं उनके पास पहुंची, मैंने जाके अपने अब्बू को देखा, उनका रंग येलो हुआ। मैंने कहा अब्बू जी क्या हुआ? कहते उस्मा पुत्र आज मेरी कहानी खत्म हो गई, मैनू लै चल, मैनू घर लै चल, पुत्र मैनू घर लै चल। मैंने कहा एक छोटा सा ऑपरेशन है, तो इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगी। मैंने आखिरी पानी भी मेरे अब्बू ने मेरे हाथ से 10:15 बजे पिया था, उसके बाद वो वापस नहीं आए। जब मैं उनको लेके आई तो कोहराम मच गया उनका। फटाफट से मैंने चेहरा खोला, मैं गाड़ी से उनको बाहर नहीं निकालने दे रही थी, फटाफट मैंने उनका चेहरा खोला, मैंने कहा देखो तो मेरे अब्बू आगे से मुस्कुरा रहे थे। बस मेरा ये पैगाम है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल वक्त आ जाए तो रिश्ते जो है ये आपको सिखा देते हैं। जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो अपनों का परायों का पता चल जाता है। और मेरे अब्बू के जाने के बाद बड़ी सारी दुनिया एक्सपोज हो गई, और मेरे अब्बू जो है वो
4 बजे उनका जनाजा चला गया और आज भी रोजाना बिला नागा मैं उनको याद करके बेख्तियार रो पड़ती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे सामने बैठे हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे अभी जहाँ पे आप बैठी हुई हैं यहाँ मेरे अब्बू मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी वो आ जाएंगे, अभी उनकी खुशबू इधर अभी कहीं हो। तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, हार्ड वर्क करें और अमानतों का ख्याल रखें। 2 रास्ते जिंदगी में आपको अल्लाह देता है, उन रास्तों के ऊपर आपने चलना होता है। एक सीधा और एक जो है वो उलझन वाला है। तो आप सीधा स्ट्रेट रास्ता अपनाएं, चाहे मंजिल जितनी मर्जी दूर हो, एक दिन अल्लाह आपको कामयाबी देता है। दुआ करें, मेरे नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में उस हॉस्पिटल को तमीर होते देख लूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने उसकी संगे बुनियाद तो देख ली है। अब उनकी रूह को भी सुकून मिल जाएगा जब वो हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सारे मिलके मेरा साथ दे सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि 25 करोड़ अवाम है, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ अवाम जो है 1 रुपया दे दे। हर बंदा 1 रुपया दे तो 10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है स्ट्रॉन्ग उस्मा फ्री हॉस्पिटल का। कई माओं की जानें बच जाएंगी, कई बच्चे वहाँ पे, कई लोग बच जाएंगे, कई माएँ जो है उनका फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। तो 1 रुपये की औकात हम सब की है, 1 रुपया दें ताकि हॉस्पिटल बना पाए। यही मेरा मैसेज है। और स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को, ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती है, हिम्मत ना हारें। अल्लाह आपको आजमाता है, हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन जो है वो मैडम आप थैंक यू कि आपने मेरा पॉडकास्ट किया और अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। और मुझे लगता है कि आप जब रहमत अल्लाह की आपके ऊपर होती है ना, तो ज़िंदगी में फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। तो ये थी स्ट्रॉन्ग उज़मा की स्ट्रॉन्ग उज़मा बनने तक की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थी हमारे साथ उज़मा से स्ट्रॉन्ग उज़मा बनने तक का जो सफ़र था, इन्होंने कैसे तय किया, इन्होंने आज बताया और आपने जाना। मुझे लगता है कि जो ख़वातीन और जो बच्चे, जो बूढ़े, जो लोग इनकी स्टोरी जिन्होंने आज जानी है, मुझे लगता है कि उनको ज़रूर कोई ना कोई मोटिवेशन मिली होगी। और ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हालात जैसे मर्जी आ जाए, आपने स्ट्रांग रहना है, अपने आप को मजबूत करना है और हर हर उस आफत से, हर उस जंग से आपने टकरा जाना है, हर उस पत्थर से आपने टकरा जाना है जो आपके आड़े आए, जो आपके रास्ते में रुकावट पैदा करे। हर उस रिश्ते को ख़त्म कर दें, हर उस चीज़ को ख़त्म कर दें जो आपकी कामयाबी में आपकी रुकावट बने। मुझे लगता है कि आज आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर हम इंतज़ार करेंगे आपकी स्ट्रॉन्ग उज़मा की जो कहानी है, उज़मा से स्ट्रॉन्ग उज़मा का सफ़र। तो बताइएगा कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।